हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान अनसॉल्व पेपर 2025 सेट नंबर फर्स्ट, जिसका अल्फ़ाबेटिक कोड है CJ, है ना, इसको आज हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो खंड आ है, खंड आ में जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको समझते और हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही सवाल दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधाता बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बिंब अर्थात वस्तु कहाँ हो? जब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बने आभासी सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो। तो हमने पढ़ा है अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थितियों में जो लास्ट स्थिति होती है, लास्ट स्थिति कौन सी है थोड़ा समझ लेते हैं। लास्ट स्थिति है ना, जो लास्ट सिचुएशन होती है, यहाँ पे लास्ट सिचुएशन होती है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में रखी होती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में रखी होती है। जैसे यहाँ पे ये हमारा यफ है और इसके मध्य में कोई वस्तु, यहाँ पे कोई बिंब का मतलब वस्तु यहाँ पे रखी है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, पहला नियम जो प्रकाशित किरण को खच के समांतर जाती है तो ऐसे निकल जाती है ना, अब और परावर्तन के पश्चात। और दूसरा जैसे यहाँ पे सी है हमारा, और दूसरा नियम यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे हम डालते हैं किरण को, है ना। तो कोई वस्तु कहाँ से, जब वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाशित किरण गुजरती है तो क्या होती है, वो सीधे जा करके और यहाँ पे दर्पण से टकरा करके और पुनः उसी रूट में, उसी माध्यम से, उसी रूट पर वापस लौट आती है ना। इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूर किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात दूर हटती हुई जा रही, लेकिन यहाँ पे हम इधर से देखने पर हमको लगता है किरणें कहीं से, है ना, कहीं से किसी बिंदु से टकरा करके, किसी बिंदु से मिल करके वापस आ रही ना। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। तो ये जो हमारी लास्ट सिचुएशन होती है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखी जाती है, तब जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा पाया जाता है और मिलता है हमको। तो यहाँ पे विकल्प नंबर अब कौन सा सही होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब रखा जाएगा तब जो है वो हमारा सही होगा। तो इसका विकल्प नंबर जो डी होगा, जो विकल्प नंबर डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभवता होंगे, है ना, ये पहला था। दूसरे में जो यफ है वो क्या है, -15 है। तो जो लेंस है ना, फोकस दूरी 15 है माइनस की, जो पतला लेंस है और दर्पण है दोनों की जो फोकस दूरियां ऋणात्मक है। तो ऐसा किसमें संभव है, दोनों अवतल हो, दोनों उत्तल हो, दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल लेंस हो, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो। तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे सिचुएशन कौन सी होगी, दोनों अवतल होंगे, ठीक है। चाहे अवतल लेंस ले लिया जाए और अवतल लेंस और अवतल दर्पण, ये दोनों जो लेंस और अवतल दर्पण और अवतल लेंस होते हैं, इन दोनों की जो फोकस दूरियां होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो हमको ऋणात्मक चिन्ह से ध्यान रखना है, यदि अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तथा इसका विकल्प नंबर दर्पण अवतल तथा लेंस, यहाँ पे दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, तो यहाँ पे दोनों अवतल होंगे। विकल्प नंबर ए है ना, विकल्प नंबर ए दोनों अवतल, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों अवतल होंगे तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तीसरा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस हमने पढ़ा है, उत्तल लेंस में जितने फोकस दूरी, जितने वस्तु क्या होगी, फोकस दूरी के पड़ोस रहेगी, जितने दर्पण के लेंस के पड़ोस जाएगी उतने वो
वस्तु क्या करेगी, जूम करेगी और उतना ही ज़्यादा वो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे जितनी फोकस दूरी कम होगी तो फोकस दूरी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यहाँ पे तीसरे में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। जितनी ज़्यादा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी वो वस्तु उतना ही जूम होकर के उसका प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होगा। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के सामने है ना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अधिक बड़ा और स्पष्ट बनेगा। ठीक है, चौथा यहाँ पे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं है ना, वो है मानव नेत्र के द्वारा जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख के एक भाग पर जिसको बोलते हैं रेटिना है ना। रेटिना को दृष्टिपटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प नंबर डी जहाँ पे दृष्टिपटल दिया है, दृष्टिपटल ये सही होगा। दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, जो वहाँ पर तंतु कोशिकाओं का ब्रेन स्याही नर्वस सिस्टम की जो तंतु कोशिकाएं होती हैं उनका एक पर्दा होता है और उसी पर बहुत सारी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती है, जिनके माध्यम से वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और जिसकी संवेदना ब्रेन को होती है और वस्तु को हम पहचानते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दो चालक तार, ये हम पांचवा देखिएगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक तार हैं, ठीक है, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। जो दो चालक तार वो पदार्थ समान पदार्थ के बने और उनका व्यास भी समान है ना, और लंबाई भी समान है। तो व्यास और लंबाई समान है तो क्या होंगे, वो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी समान होगा। ठीक है, चालक तार क्या प्रतिरोध समान होगा, तार का प्रतिरोध जो होगा वो दोनों का क्या होगा, समान होगा। क्यों, दोनों चालक तारों का जो प्रतिरोध होगा वो समान होगा। जो आर जो होगा आर डैश और आर डबल डैश मान लीजिएगा, पहले चालक तार का आर डैश है और दूसरे का आर डबल डैश है, तो ये दोनों क्या होंगे, आर के बराबर होंगे। इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा वो आर के बराबर ही रहेगा, अर्थात दोनों का प्रतिरोध आर डैश और आर डबल डैश, ये दोनों का जो प्रतिरोध होगा ये समझ लीजिएगा बराबर रहेगा, चाहे आर के मानो चाहे ना मानो। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, थोड़ा इसको अंकित प्रश्न है, थोड़ा समझ के हल करते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का प्रतिरोध समान है तो आर है ना, आर डैश को मान लो है ना, आर डैश बराबर हो जाएगा R1 और प्लस R2, आर प्लस आर है ना। तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर डैश बराबर आ जाएगा 2R के है ना, आर डैश बराबर आ जाएगा 2R के। ठीक है, यहाँ पे केवल आर कर लीजिएगा, दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे अब समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध है ना, नेट प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/, जिसको आर डबल डैश मान लीजिएगा, 1/r और प्लस 1/r, क्योंकि दोनों चालक तारों का प्रतिरोध समान होगा, क्योंकि समान व्यास है, समान लंबाई, समान पदार्थ के बने हैं। तो 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा, हर समान है और 1 1 2 हो जाएगा, 2/r होगा। तो 1/, यहाँ पे r डैश क्या हो जाएगा, r डबल डैश बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा है ना, r/2 हो जाएगा। ये समांतर क्रम में हो गया और ये श्रेणी क्रम में हो गया प्रतिरोध। अब इसके बाद में दोनों प्रतिरोधों के द्वारा, दोनों चालकों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा है ना, उत्पन्न ऊष्मा H1 ऊष्माओं का अनुपात ही निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है, का अनुपात बराबर हो जाएगा H1 अनुपात H2 है ना। तो फार्मूला H1
अपान H2, H1/H2 बराबर H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, H बराबर V²/R है ना, इंटू टी है ना, बटे में। अब इसका R1 है ना श्रेणी क्रम में, और इसको समांतर क्रम में। माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से उत्पन्न ऊष्मा H1 है और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों से उत्पन्न ऊष्मा H2 है, तो V²/R" इंटू टी है ना। तो इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो V², इसका R कितना है, R' कितना है, R'2R है। टी समान है तो कैंसिल कर सकते हो, टी से टी कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे V से V भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे V देखो यहीं से काट लेते हैं, V² से V² कट गया, तो 1/R' है ना। ये यहाँ पे बटे में है 1/R', तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और R' क्या ऊपर चला जाएगा है ना, थोड़ा साइड में हो जाएगा। 1/R', का मान 2R है, और गुणे R' का मान कितना है, R/2। इस R से इस R को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 ही रहेगा, 2 4 हो जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी आ जाएगी, H1/H2 बराबर आ जाएगा 1/4, 1/4 आएगा। तो 1/4 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, दोनों चालक तारों का प्रतिरोध समान होगा, क्योंकि ये समान पदार्थ के बने हैं और समान लंबाई है और समान व्यास है, तो उनका जो प्रतिरोध होगा वो भी समान रहेगा। हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनका तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया, समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध इतना आ गया। इसके बाद में दोनों में ऊष्माओं का अनुपात हमको निकालना है, तो माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो उत्पन्न ऊष्मा H1 है और इसकी क्या H2 है, दोनों का रेशियो V²/R इंटू टी होता है। जो समान थे कट गए, R' और R', हमने इनका मान रखा और 1/4 के रूप में जो उत्पन्न ऊष्मा आ गई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, 5वें में तीसरा, तो 5वें में तीसरा सी वाला विकल्प है ना, सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, बोर्ड को साफ करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है 6 नंबर। विद्युत धारा, तो यहाँ पे विद्युत धारा जनित्र है और यहाँ गैल्वेनोमीटर दिया, एमीटर दिया, मोटर दिया, तो विद्युत धारा जनित्र, जनित्र का मतलब होगा जनरेट करना, जिसको जनरेटर बोलते हो। तो 6 में क्या होगा, 6 में हमारा ये जो होगा वो जनित्र, वो क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। जनित्र का मतलब होता है जनरेट करना, जो करंट जनरेट करता है जिसको जनरेटर बोलते हैं, वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत धारा को युक्त करने की है ना एक युक्ति होती है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति होती है, जिसको जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर तो अलग रहेंगे। ठीक है, 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। जैसे एक तार है ना, अब इसके जैसे तार, इसके चारों ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये सकेंद्रीय होती, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में सकेंद्रीय होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब खंड खा आ गया हमारे रसायन विज्ञान से, खंड खा यहाँ पे दिया है, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल से नीला हो रहा है, लाल लिटमस को नीला करता है, तो पीएच मान कितना होगा, तो पीएच मान क्या होगा, जब लाल से नीला होता है तो वो क्या होता है, हमारा क्षारीय होता है, तो वो क्षारक कहलाता है। तो यहाँ पे पीएच मान कितना होगा, 8 होगा। पीएच मान अगर 7 से ऊपर है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और यहाँ पे लाल से नीला हो रहा है लिटमस पेपर, तो क्या होगा, उसका पीएच मान जो 8 होगा, 8 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डी नंबर है वो डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद में जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से
गैस निकलती है, जिंक का चूर्ण है, Zn है, और इस पर क्या किया जाता है, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया की जाती है, तो यहाँ पे कौन गैस निकलती है, तो ZnSO4 बनता है और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हमारा कौन सा सवाल है, कौन सा 9 नंबर है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद में एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का होता है, एल्काइन का, ठीक है। एल्कीन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, ठीक है, लेकिन एल्काइन का पूछ रहा तो ये होगा विकल्प नंबर CnH2n-2, एल्काइन का सूत्र विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा 10 नंबर था, 11 नंबर है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड इसको बोलते हैं CHO समूह, है ना। तो यहाँ पे CHO समूह, तो ये हमारा C के साथ में ऐसे O बन के H लग गया, ये भी सही, या ऐसे लिखा हो C, इधर आपका एल्किल मूलक रहेगा तो इधर आप OH लगा, तो COH समूह, है ना। CHO समूह या COH समूह जो क्या होता है, C ये हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा, बी वाला विकल्प नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा, है ना। OH ये हमारा कौन सा हो गया, एल्कोहल समूह हो गया, ये हमारा बी वाला जो हमारा एल्डिहाइड समूह हो गया, C वाला जो हमारा कीटोन समूह हो गया, COH हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, है ना। 12 नंबर सवाल लिखते हैं। 12 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम, जिंक हो गया, एक ए विकल्प है, बी में प्लेटिनम है, सी में कॉपर है, डी में हमारा पारा है, Hg है ना, मरकरी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Pt जो हमारा प्लेटिनम है, कॉपर है, पारा है, ये सब हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, हाइड्रोजन से निम्न अभिक्रियाशील धातु है ना। तो ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन को उसमें से उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम और जिंक होगा, मैग्नीशियम और जिंक ये क्या कर पाएगा, ये विलयन से क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, ये हाइड्रोजन से उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना। तो ये वाला विकल्प नंबर हमारा, ये विकल्प नंबर ए है ना, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन से यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है, तो कीटोन समूह हमारा देखो, कीटोन समूह कौन सा है, जो कीटोन समूह विकल्प नंबर डी, CH3, C के साथ में डबल बंध के साथ में वो, और फिर आपका एल्किल मूलक, आपका एल्किल समूह CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और एक C के साथ में डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, वो हमारा कीटोन समूह होता है। तो कीटोन समूह इसमें है CH3 सिंगल बंध, O डबल बंध, हाँ यहाँ पे C रहेगा और डबल बंध के साथ में वो, और यहाँ पे CH3 रहेगा, है ना। ये ध्यान रखने की बात है, दोनों साइड में क्या रहे, एल्किल मूलक रहेंगे, और कार्बन की जो दूसरी संयोजकता होगी ये दो बंध के साथ में ऑक्सीजन के साथ में ऐड करती है, तो ये हमारा कीटोन समूह होता है। विकल्प नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। समझने के लिए समझते हैं, जैसे पहला वाला तो हमारा कौन सा समूह, CHO समूह हो गया, जिसको एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, ये हमारा CH3COH हो गया, CHO समूह ये भी हो गया एल्डिहाइड समूह, और ये यहाँ पे C नंबर CH3COOH, ये हमारा कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, कीटोन समूह हो गया, ठीक है। इसके बाद में खंडगा ओट को मिटाते हैं। खंडगा है जो बायोलॉजी से, हम खंडगा यहाँ पे दिया है, मानव में निम्न में कौन से उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जी तंत्र है ना, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ऐसे अंग जो उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अमाशय दिया है, प्लीहा दिया, हृदय दिया, वक्र दिया, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी वक्र जो
किडनी जिसको बोलते हो, वक्र, है ना। ये जो है हमारा क्या है, उत्सर्जी, मुख्य उत्सर्जी अंग, है ना। ऐसे तो उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं, हमारी त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है वो हमारा कौन सा है, वक्र। वक्र इज द राइट आंसर। तो संख्या में हमारे शरीर में क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। दूसरा 15 नंबर, है ना, 14 नंबर था, फिर अब 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से बाद में क्या होता है, ऑक्सीकरण उसका होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और जल में विघटित होता है। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ पे है, ये हमारी कहाँ पे होती, कोशिका द्रव्य में होती है ना। कोशिका द्रव्य, हर कोशिका की कोशिका द्रव्य के भाग में होती है। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य विकल्प नंबर बी, है ना, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद में 16 नंबर है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो पुनर्द्भवन, पुनर्द्भवन 16 नंबर में पुनर्द्भवन होगा, पुनर्द्भवन, है ना, पुनर्द्भवन। पुनर्द्भवन की प्रक्रिया समझ रहे हो ना। जैसे कोई छिपकली हो गई, है ना, छिपकली हो गई, उसकी कभी कभी क्या होती है, उसकी पाछे की पुष्ट जो है टूट जाती है ना। तो वो अपने आप से स्वतः क्या हो जाती है, निकल आती है, धीरे धीरे वो पूर्णतः तोड़ जाती है। तो ऐसे लक्षण पुनर्द्भवन कहलाते हैं। जो क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत स्वतः अपने आप से हो जाती है। तो ऐसे जो प्रक्रियाएं होती है, जो ऐसा निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को ही हम पुनर्द्भवन कहते हैं, है ना। खंडन, विखंडन और मुकुलन ये तो समझ ही रहे हो। इसके बाद में 17 नंबर, यहाँ पे निम्न में कौन से बीज में परिवर्तित होता है, बीज में कौन सा यहाँ पे भाग परिवर्तित होता है। सब बीजांड दिया, वर्तिकाग्र दिया, वर्तिका दी, परागकण दिया। तो बीजांड जो होता है, वो बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित होता है, बीजांड, है ना, बीज में परिवर्तित होता है। तो इसका विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। और जैसे वर्तिकाग्र तो वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय ये किसके, ये मादा जननांग के भाग होते हैं, है ना। और परागकण तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं, एक पुरुष जननांग पुंकेश्वर के भाग होते हैं, है ना। 18 नंबर, 18 नंबर जो डीएनए का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना कहलाती है। तो यहाँ पे लक्षण, जीन, जीनोटाइप, अलील, है ना। तो यहाँ पे जीन होगा, जीन। जीन क्या होता है, जीन डीएनए का बहुत सूक्ष्म इकाई होती है ना, जिस पर सूचनाओं का संग्रह होता है ना। तो जीन वाला जो विकल्प होगा बी नंबर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। घास मरुस्थल नेचुरल है, वन भी नेचुरल है, मरुस्थल नेचुरल है, लेकिन मानव निर्मित, जो मानव ने कृषि भूमि बनाई है अपने आप से, खेतों को तैयार करके फसल को बो करके, है ना, उसको एक फसल का रूप दिया हुआ है, तो वो क्या है, वो हमारा जो है मानव निर्मित है ना। तो विकल्प नंबर डी जो मानव निर्मित कृषि है ना, मानव निर्मित कृषि, ये पारितंत्र जो है कृषि, है ना, कृषि, ये भूमि जो है, ये हमारी कृषि भूमि जो बनती है, ये क्या है, हमारी मानव निर्मित है, कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसलिए विकल्प नंबर कौन सा है, डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, 20वां क्वेश्चन। पादप हार्मोन्स, है ना, पादप हार्मोन्स 5 होते हैं। यहाँ पे ऑक्सिन्स पादप हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन्स ये भी पादप हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। जिबरेलिन ये भी पादप हार्मोन्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ये मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर किया। ठीक।